So we are starting with chapter 4 class 11 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। सो ये जो चैप्टर है इसमें हमें 3 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। सेंसरी प्रोसेसेस, सेंसेशन क्या होता है, अटेंशनल प्रोसेसेस एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। इनकी अपनी अपनी थियरीज हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेंसेशन। अब सेंसेशन क्या होता है उससे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि सेंसेशन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है या सेंसेशन हमारी बॉडी रिसीव कैसे करती है। सो एज़ वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। आसपास हमारे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें होती रहती है। हम उनको कैसे परसीव करते हैं, हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, है ना। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलसिस को गेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। स्टिमुलसिस क्या होते हैं, जो भी चीज़ तुम्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रही है, जो भी चीज़ तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, वो टच कर पा रहे हो, वो सब तुम्हारे स्टिमुलसिस है ना। लेकिन उन स्टिमुलसिस को रजिस्टर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्वालिटीज़ जो है, क्वालिटीज़ मतलब उसका जो साइज़ है, उसका जो शेप है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसका जो कलर है, वो हमारा अटेंशन ग्रैब कर पाए। अब अटेंशन ग्रैब करने से यहाँ क्या मतलब है, अटेंशन ग्रैब करना मतलब सपोज़ एक लाइट है और वो इतनी डिम है कि तुम उसको देख ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि वो तुम्हारा अटेंशन ही नहीं ग्रैब कर पा रही है, तुम्हारे ह्यूमन पोटेंशियल से वो बहुत कम है, ठीक है। वैसे ही कोई वॉइस है, वॉइस जो है वो इतनी फेंट है, इतनी फेंट है कि तुम उसको सुन ही नहीं पा रहे हो, तो वो क्या है, वो हमारा अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रही है। तो हर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी एबल टू ड्रॉ आर अटेंशन। और अटेंशन वो कैसे ड्रॉ करेगी, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसका साइज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को हम नहीं देख पाते ना, उसका साइज़ सही होना चाहिए, उसका शेप सही होना चाहिए, उसका कलर सही होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार जब हम उन स्टिमुलसिस को रिसीव कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है वो हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में जाके वो समझा जाता है, उसका हम मीनिंग निकालते हैं। जैसे सपोज आई एंटर इनटू अ रूम, वहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही है अलग अलग कलर की, तो मैं सारी लाइट्स को देखूंगी, तो देखने का काम आइज़ कर रही है ना, तो दैट इज़ सेंसेशन। क्योंकि स्टिमुलस ने ड्रॉ किया मेरे आइज़ का अटेंशन, तो एक सेंसेशन रिवोक हुआ। अब उसके बाद वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा, मेरे ब्रेन में जाएगा, और फिर मुझे समझ आ जाएगा अच्छा ये ग्रीन कलर की लाइट है, ये रेड कलर की लाइट है, तो दैट इज़ परसेप्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंसेशन करते हैं, फिर हमारा अटेंशन उस पर जाता है, और फिर हम परसीव करते हैं उनकी तीनों चीज़ों, उन जो भी चीज़ है उन चीज़ों को। और ये जो तीनों प्रोसेसेस है ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इनको हम साथ में क्या बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निशन तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा भी होगा कि कॉग्निशन इज़ द वे ऑफ नोइंग और द प्रोसेस ऑफ नोइंग। किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए जो लगता है वो कॉग्निशन होता है, और उसमें ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज बेसिक्स। अब कितने टाइप्स के स्टिमुलसिस होते हैं, कितने टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो 10 डिफरेंट सेंसरी मोडालिटीज़ को रिसीव कर सकते हैं। अब 7 क्यों, अभी तक तो हम 10 पढ़ते आ रहे थे, और सॉरी 5 पढ़ते आ रहे थे, तो 7 में तुम्हारा 2 और ऐड हो गया है, वेस्टिबुलर और काइनेस्थेटिक। टेक्टाइल तुम्हें पता है, टेक्टाइल मतलब स्किन, वो जितने भी टच वाले चीज़ें होती है ना उनको रिसीव करती है। गस्टेटरी स्टिमुलस हमारे टंग से आते हैं, जो टेस्ट वाले होते हैं, तो हमारा टंग क्या करता है, सारी चीज़ों को टेस्ट करके हमको फ्लेवर बताता है, तो दैट इज़ गस्टेटरी। ऑडिटरी मतलब सुनने वाले, तो सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है वो कौन करता है, ईयर करता है। फिर ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी कहाँ से आता है, नोज़ से। नोज़ जो होता है वो क्या करता है, हमें स्मेल करके बताता है। उसके बाद क्या है, आइज़ जो होती है वो क्या करती है, आइज़ हमें देख के बताती है चीज़ों को। अब वेस्टिबुलर और काइनेस्थेटिक क्या करती है, तो काइनेस्थेटिक जो होती है वो मूवमेंट को सेंस करती है या बॉडी के पोजीशन को सेंस करती है, और वेस्टिबुलर क्या करती है, वेस्टिबुलर बताती है कि तुम्हारा ओरिएंटेशन कैसा है, तुम्हारे आसपास चीज़ें कैसी रखी है, मतलब मैं और मेरे आसपास जो सामान है वो मुझसे कितनी दूरी पे है, हमारे बीच का ओरिएंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वेस्टिबुलर बताती है। सो टोटल 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी चीज़ों को हमें गेन करने में, रिसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस में बहुत सारे वाइड वेराइटी ऑफ स्टिमुलस हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ को हम सुन सकते हैं, कुछ को हम स्मेल कर सकते हैं, कुछ को हम टच करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। अब इन अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स है। स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन अभी हम देख के आए कि आइज़ जो है वो सिर्फ देखेगी, ईयर जो है वो सिर्फ सुनेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आंखें देख और सुन दोनों सकती है, वो नहीं है, वो मीम वाला केस यहाँ नहीं चलेगा कि मैंने सुन लिया था, मेरी आंखें खुली हुई थी, दैट इज़ नॉट द केस। एक चीज़, एक सेंस ऑर्गन एक ही चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, ठीक है। और इन्हीं को हम सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना उनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन
क्वेश्चन में इसको थोड़ा ट्विस्ट करके आ रहा है कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम क्या होता है, तो दोज आर सेंस ऑर्गन्स ओनली, कुछ और अजीब सी चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। 5 बेसिक में तुम्हारा स्किन, आइज, ईयर्स, नोज, टंग आ गया, और 2 और ऐड कर देना काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर। अब ये जो 7 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स है ना, इसके थ्रू हम 10 डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टिमुलस को रजिस्टर करते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, तो देखो जब आइज़ हमारी देखती है ना, तो वो देखने में बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट भी तो करती है ना, कि आइज़ लाइट ब्राइट है या डिम है, कलरफुल है या मोनोक्रोमेटिक है, कौन सा कलर है उसका। तो ऐसे ही जब हम आवाज़ सुनते हैं, कोई फेंट लाउड नॉइज़ सुनते, फेंट नॉइज़ सुनते हैं, लाउड नॉइज़ सुनते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि वो नॉइज़ की इंटेंसिटी कैसी है, वो नॉइज़ है या फिर कोई मेलोडी है, कोई अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है। तो एक ही स्टिमुलस के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, है ना, कि लाइट का मैंने इंटेंसिटी भी देखा, कलर भी देखा, साउंड का मैंने इंटेंसिटी भी देखा, उसके बाद उसका ये भी देखा कि पिच हाई है, लो है। तो ऐसे करके हम 10 डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टिमुलस को रजिस्टर करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर MCQ, इसको ध्यान रखना। अब सेंसेशन क्या होता है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोसेस जो तुमने चैप्टर के टाइटल में ही पढ़ा था, सेंसेशन। सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटेक्ट और एनकोड वेराइटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। सेंसेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं या फिर एनकोड करते हैं। अब अगर कहीं लाइट है तो मेरा आइज़ उसको डिटेक्ट कर रहा है, कहीं पे आवाज़ आ रही है तो मेरे ईयर्स उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, मेरे हाथों पे कुछ चल रहा है तो मेरा स्किन उसको डिटेक्ट कर रहा है ना। और ये डिटेक्शन कैसे होगा, ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होगा। सेंस ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, सेंस मोडालिटीज़ भी बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सेंस ऑर्गन्स को हम सेंस रिसेप्टर्स बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम बोलते हैं, एंड साथ के साथ सेंस मोडालिटीज़ भी बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, तीनों में से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब एक ही टाइप का स्टिमुलस एक सेंस ऑर्गन रिसीव करता है, उसके अलावा उसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एक सेट रेंज में ही काम करता है ना। सेट रेंज का मतलब क्या है, जैसे ईयर्स का एग्जांपल लो तो वो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ को भी नहीं सुन सकते, बहुत ज़्यादा डिम नॉइज़ को भी नहीं सुन सकते, आवाज़ को भी नहीं सुन सकते। तुमने सुना होगा कि ह्यूमन ईयर जो होते हैं एक रेंज ऑफ डेसिबल में ही वर्क करते हैं, है ना। तो हम ना तो बहुत ब्राइट चीज़ों को देख सकते हैं, ना तो बहुत फेंट आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि किसी भी स्टिमुलस का नोटिस होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक मिनिमम वैल्यू कैरी करे। मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स चाहता है, और उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिमिट या फिर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, क्या है, इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड अ स्टिमुलस हैज़ टू कैरी अ मिनिमम वैल्यू और वेट, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लिमिट। मतलब कि मानो मैं नींबू पानी बना रही हूँ, है ना। अब उसमें मैंने 1 शुगर ग्रैनुअल डाला और पानी पिया, मुझे टेस्ट नहीं आया। 2 डाला, मुझे टेस्ट नहीं आया। 3 डाला, मुझे स्वीटनेस का टेस्ट नहीं आया। 4, 5, 10 डाल दिए, मुझे टेस्ट आया ही नहीं। जब मैंने उसमें 15th शुगर ग्रैनुअल डाला ना, तब जाके मुझे टेस्ट आया कि अच्छा इट इज़ स्वीट, है ना। तो वो 15 जो है वो मिनिमम अमाउंट है जितना मुझे चाहिए होगा फॉर माई टंग टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस। तो उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिमिट। एब्सोल्यूट लिमिट का मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट जो मुझे चाहिए ताकि मेरे टंग जो है या कोई भी और सेंस ऑर्गन उसको रिसीव कर सके इन्फॉर्मेशन को, उसको हम एब्सोल्यूट लिमिट बोलते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मे बी मेरा जो टंग है उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ना। तो मुझे 15 पे पता चला, लेकिन कोई और है, तुम्हारे टंग बहुत सेंसिटिव है, तो तुम्हें मे बी 12th ग्रैनुअल में ही स्वीटनेस का टेस्ट आ जाएगा, या मे बी किसी को 20 ग्रैनुअल डालने के बाद भी स्वीटनेस का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सब के लिए अलग अलग होता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सारे स्टिमुलस को सेम अमाउंट में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब तुमने ईयरफोन्स यूज़ करते हैं हम, है ना। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी भी वॉल्यूम बढ़ा दो वो बहुत लाउड लगती है। कुछ लोगों को इतनी आदत हो चुकी है ईयरफोन्स यूज़ करने की, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी बढ़ा दो तभी भी उनको नॉर्मल लगता है। क्यों, क्योंकि उनका एब्सोल्यूट लिमिट जो है वो बहुत हाई है एंड दूसरे वाले इंसान का एब्सोल्यूट लिमिट जो है बहुत लो है। तो ये समझ आ गया होगा आई होप कि एब्सोल्यूट लिमिट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड मतलब दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द टू स्टिमुलस दैट इज़ नेसेसरी टू बी नोटिस्ड
इज़ डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। अब ये शुगर ग्रैन्यूल वाला एग्जांपल ही लो, 15th ग्रैन्यूल पे मुझे स्वीटनेस की फीलिंग तो आ गई, लेकिन जब मैंने उसमें 16th ग्रैन्यूल डाला, 17th ग्रैन्यूल डाला, मुझे कोई चेंज नहीं लगा दोनों के मीठापे में या स्वीटनेस में। तो मैंने 18th डाला, 19th डाला, फिर 20th ग्रैन्यूल पे जाके मुझे लगा कि हाँ पहले वाले से अब थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जितना चाहिए होता है ना कि मैं दो चीज़ों के बीच, दो लेवल्स के बीच डिफरेंस नोटिस कर सकूँ, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, सो ये हो गया। अब जैसे यहाँ देखो डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का एग्जांपल है, कंपनीज इसको बहुत यूज़ करती है। कंपनी अगर किसी भी अपने ब्रांड के पैकेजिंग में, लोगो में चेंजेस लेकर आती है ना, तो दे ट्राई कि वो मिनिमम से मिनिमम नोटिसेबल चेंजेस लेके आए ताकि प्रोडक्ट उनका काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बदल ना जाए, है ना। यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत जल्दी से नोटिस कर लेंगे डिफरेंस की, कलर जो है वो अलग हो गया है, बबल्स आ गए हैं काफ़ी सारे, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो डिफरेंस आया है इसको हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अब यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको और लेकिन इनमें ईजिली डिफरेंस दिख रहा है। तो इससे इस तक जाने में जो चेंज आया स्टिमुलस का उसको डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। यहाँ पे मुझे लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइट जलती हुई दिख रही है, मतलब ये जो है मिनिमम वैल्यू रिक्वायरमेंट है टू रजिस्टर दैट स्टिमुलस। ओके, ये भी एक और एग्जांपल है कि इन दोनों शेड में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इन दोनों शेड में मुझे डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड को पूरा कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा सेंसेशन ख़त्म हो चुका है। सेंसेशन में क्या पढ़ा हमने कि सेंसेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। सेंसेशन के लिए, हर एक सेंसेशन के लिए अलग अलग सेंस ऑर्गन होता है, एंड इसके दो लिमिटेशन है। कितनी लिमिटेशन है? दो फंक्शनल लिमिटेशन है। पहली है एब्सोल्यूट लिमिट और दूसरी है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या डिफरेंशियल लिमिट। नेक्स्ट वी हैव अटेंशनल प्रोसेसेस। अटेंशन क्या होता है? तो अटेंशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट अ स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं, लेकिन मैं सब पे एक साथ तो ध्यान नहीं दे पाती ना, सबको एक साथ तो नहीं फोकस कर पाती, तो मैं एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करूँगी या एक बार में एक दो चीज़ों पे ही फोकस करूँगी, तो दैट इज़ अटेंशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अटेंशन। ठीक है, अब क्या होता है, तुम सुबह अपने स्कूल जाते हो या तुम अपने क्लास में बैठे हो, सारे बच्चे कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बाहर कॉरिडोर में भी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बट तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम्हारा ध्यान होता है अपने फ्रेंड की बात पे, है ना, या अगर क्लास चल रही है तो टीचर की बात पे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अटेंशन फोकस किया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पे, मतलब तुमने उन 10-20 स्टिमुलसेस में से एक चीज़ चूज़ की और उस पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, अब अटेंशन की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ अलर्टनेस, मतलब तुम्हें अगर किसी चीज़ पे अटेंशन करना है, अटेंशन देना है, तो उसके लिए तुम्हें अलर्टनेस चाहिए होगा। अलर्टनेस मतलब कितना ज़्यादा एक इंसान रेडी है टू डील विद दैट स्टिमुलस। तो अलर्टनेस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स रेडीनेस टू डील विद द स्टिमुलस जो उसके सामने आ रहा है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस करना, अपना जितना भी ध्यान है उस सारा का सारा ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ पे डाल देना। तो कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सबको हटा के एक ही चीज़ पे ध्यान देना। अब जैसे तुम पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने के लिए अटेंशन चाहिए। अटेंशन के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए कि तुम रेडी हो एज एन इंडिविजुअल, तुम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करने के लिए रेडी हो, तो वो अलर्टनेस हो गई तुम्हारे अंदर। ठीक है, अब अलर्टनेस तो हो गई, कॉन्सेंट्रेशन भी तो चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फ़ोन को साइड हटाओ, डिस्ट्रैक्शन को साइड हटाओ, फ्रेंड्स को साइड हटाओ और सारे स्टिमुलस को हटा के एक सिर्फ अपनी बुक पे या एक सिर्फ अपने टॉपिक पे अपना सारा का सारा ध्यान फोकस कर दो, तो दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब थर्ड क्या होता है? सर्च। सर्च मतलब स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम कुछ ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ को हम एक सेट में से निकाल रहे हैं। जैसे कि तुम पढ़ने बैठते हो तो क्या करते हो? एक टॉपिक को पहले चूज़ करके उसको पढ़ते हो, तो तुम सर्च कर रहे हो कि भाई मुझे इस टॉपिक के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं अपने दिमाग में डाल सकूँ उतना अच्छा है। सो दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ अटेंशन। क्या क्या है? पहला है अलर्टनेस, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन एंड तीसरा है सर्च। और अटेंशन था क्या? अटेंशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट वन स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। ओके, नाउ जितनी भी अटेंशनल प्रोसेसेस है ना, उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं एफर्ट एलोकेशन, कि तुम्हें अपना सारा एफर्ट उस चीज़ पर लगाना होता है। एक और चीज़, अटेंशन जो होता है उसका एक फोकस होता है और एक फ्रिंज होता है। फोकस और फ्रिंज का मतलब क्या है? सपोज़ तुम ये वाली डेफिनेशन अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारा अटेंशन ना इस डेफिनेशन पे है, राइट,
बाकी जो ये सारा एरिया है, बाकी जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये फ्रिंज में हो जाएगा। फ्रिंज मतलब साइड में चला जाएगा। और ये जिस पे तुम्हारा ध्यान है वो किस पे है, वो फोकस पे है। तो जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं दैट इज़ आवर फोकस, और उससे रिलेटेड उसके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो क्या होती हैं, फ्रिंज होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखो, व्हेन अ फील्ड ऑफ अवेयरनेस इज सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इवेंट इट इज़ आवर फोकस। ठीक है, या फोकल ऑफ अटेंशन। और व्हेन द ऑब्जेक्ट और इवेंट्स आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवेयरनेस दैट इज़ आर फ्रिंज। ठीक है, अब क्या होता है, तुम पढ़ने बैठते हो, तुम बुक निकालते हो, रजिस्टर निकालते हो, नोट्स बनाने शुरू करते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो वो बुक पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो तुम्हारे फोकस में है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, तुम्हारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है। अब नोटिफिकेशन आती है तो ऑब्वियसली तुम फ़ोन उठाओगे, फ़ोन अनलॉक करोगे और नोटिफिकेशन देखने बैठ जाओगे। तो अब क्या हुआ, अब जो बुक है वो फ्रिंज पे चली गई है, वहाँ से तुम्हारा अटेंशन हट चुका है और फोकस किस पे चला गया है, फ़ोन पे चला गया है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ पे हम अटेंशन दे रहे होते हैं, जो हमारे फील्ड ऑफ अवेयरनेस में होती है, जिसके बारे में हमें पता होता है, वो हमारा होता है फोकस, और उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं फ्रिंज। ओके, देखो फोकस की डेफिनेशन, फ्रिंज की डेफिनेशन। फोकस ऑफ अटेंशन रेफर्स टू सेंट्रल एरिया वेयर मेंटल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो ये तुम्हारा फोकस एरिया है। मेंटल कंसंट्रेशन सारा का सारा जहाँ पे गया हुआ है दैट इज़ आर फोकस। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम कॉन्शियसली अवेयर हैं इसके बारे में। हाई क्लैरिटी होती है इसकी, सेलेक्टिव अटेंशन सारा का सारा इसी पे होता है, और कॉग्निटिव रिसोर्सेज भी हम सारे इसी के बारे में यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अभी तुम ये वाला टॉपिक, अभी तुम सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हारा फोकस ये है क्योंकि इसकी क्लैरिटी अभी हाई है, तुम इसको रीड कर रहे हो। बाकी सब किसमें है, फ्रिंज में है। ठीक है, तो फ्रिंज की लो क्लैरिटी होगी, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस होगा और बैकग्राउंड अवेयरनेस होगी कि हमें पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ है बैकग्राउंड में, लेकिन जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फोकस एंड फ्रिंज दोनों साथ में वर्क करते हैं, द वर्क टुगेदर एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव परसेप्चुअल फील्ड बनाते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक बैकग्राउंड स्लाइड है, उस पर चीज़ें लिखी हुई है, तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो फोकस में और बैकग्राउंड जो है वो फ्रिंज में है, और दोनों कंबाइन करके तुम्हें चीज़ों को समझने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कई बार जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है फोकस से फ्रिंज पे, फ्रिंज से फोकस में, डिपेंडिंग ऑन आर अटेंशन। ठीक है, इन दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना ध्यान रखना कि फोकस इज़ द सेंट्रल एरिया जहाँ पे सारा मेंटल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टेड है, एंड फ्रिंज इज़ अ सराउंडिंग एरिया या पेरिफेरल एरिया। अब अटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ अटेंशन में अटेंशन के 3 टाइप होते हैं, सिलेक्टिव, सस्टेन्ड एंड डिवाइडेड। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, जब हम एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे फोकस करते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ पे सारा का सारा फोकस डाल रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। अब ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ पे, जैसे तुम स्कूल में लंच ब्रेक के टाइम पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हर तरफ लोग शोर मचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, और तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, बुक पे है। तो तुम्हें अपनी सारी की सारा अटेंशन कहाँ डालना है, बुक पे डालना है, तो दैट इज़ योर सेलेक्टिव अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, जब हम एक ही चीज़ पे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन टास्क और वन स्टिमुलस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, जैसे रीडिंग अ बुक या फिर स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम। अगर तुम अपनी नॉवल पढ़ते हो तो उसमें सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए ना, क्योंकि इतनी बड़ी नॉवल होती है, स्टोरी पे हमें फोकस करना होता है, समझना होता है, तो वहाँ पे सस्टेन्ड अटेंशन है। सेलेक्टिव अटेंशन क्या होगा, जब तुम बैठे हो रूम में और एकदम से तुमने कहीं से अपनी आवाज़ सुनी तो तुम्हारा अटेंशन उस तरफ चला गया। ठीक है, अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है नहीं करना वो बाद की बात है, लेकिन तुम्हारा एकदम से उस पर ध्यान चला गया। ठीक है, सस्टेन्ड अटेंशन क्या होगा, जब तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, असेंबली में खड़े हो और सामने जो इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है या फिर जो भी स्पीच चल रही है उस पर पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो दैट इज़ योर सिलेक्टिव सस्टेन्ड अटेंशन। और थर्ड टाइप ऑफ अटेंशन आता है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन मतलब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों पर अटेंशन देना, जैसे कि हम नोट्स लिखते हैं अपने, है ना, तो नोट्स बनाने के साथ साथ हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, डिवाइडेड अटेंशन हो गया, क्योंकि एक साथ दोनों काम हम कर रहे हैं। सिमिलरली फ़ोन पे बात करते करते ड्राइव कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए, बट अगर कोई फ़ोन पे बात करते करते ड्राइव कर रहा है तो वो भी डिवाइडेड अटेंशन हो गया। अब डिवाइडेड अटेंशन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे जब हम डिवाइडेड अटेंशन किसी चीज़ पे डालते हैं ना, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ
एफर्ट्स हम डाल पाते हैं, क्योंकि 2 काम हम साथ में कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हीं 2 काम को करें जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं। जैसे ड्राइविंग एक बार तुम सीख लेते हो ना, फिर ऑटोमेटिकली होती जाती है। राइटिंग, तुम एक बार राइटिंग सीख लेते हो तो ऑटोमेटिक होती जाती है। कुकिंग, तुम एक बार कुकिंग सीख लेते हो तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है ना। तो वो प्रोसेसेस जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं वही होते हैं डिवाइडेड अटेंशन में, और ये विदाउट इंटेंशन होता है, अनकॉन्शियसली होता है, और बहुत कम एफर्ट चाहिए होता है इसमें, या बहुत कम थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। जैसे गाने सुनते सुनते तुम कुकिंग कर रहे हो, गाने सुनने में कोई एफर्ट्स नहीं चाहिए, कुकिंग करने में तुम्हें बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बाकी कुकिंग हो जाएगी, है ना। देखा होगा तुमने, अगर कभी हमें एक चीज़ पे बहुत ध्यान लगाना पड़ता है तो उस टाइम पे ना हम दूसरी चीज़ कम कर देते हैं। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, और एकदम से सामने कुछ आ गया तो तुम्हें म्यूज़िक कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड अटेंशन हम तब नहीं कर पाते जब हमें ज़्यादा थॉट प्रोसेस करना होता है, तभी कर पाते हैं जब हमें थॉट प्रोसेस कम करना होता है, जब प्रॉब्लम्स कम होती है। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इनको तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी आगे करते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन जो होता है उस पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव अटेंशन की डेफिनेशन तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि सेलेक्टिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। अब सेलेक्टिव अटेंशन पे 2 चीज़ें इन्फ्लुएंस देते हैं अपना, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो चीज़ तुम्हें मिल रही है, जिस चीज़ पे तुम अटेंशन दे रहे हो। और जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो इंसान से रिलेटेड होते हैं, पर्सन से रिलेटेड होते हैं, मतलब मुझसे रिलेटेड होंगे, तुमसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में आता है साइज, इंटेंसिटी, मोशन, ह्यूमन वर्सेस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलस एंड सडन एंड इंटेंस स्टिमुलस। अब ये होते क्या है, एक एक करके पढ़ो। साइज़ का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े स्टिमुलसेस होंगे ना उन पे हम जल्दी अपना फोकस डालते हैं, उनको हम जल्दी अटेंड करते हैं कंपेयर टू स्मॉल स्टिमुलसेस। ठीक है, तो अगर सेलेक्टिव अटेंशन चाहिए तो ट्राई कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का हो, मतलब ब्राइट लाइट होगी तो जल्दी अटेंशन जाएगा, लाउड नॉइस होगा तो जल्दी अटेंशन जाएगा। तो जो भी बहुत हाई इंटेंसिटी वाले स्टिमुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प स्मेल होगी, बहुत ज़्यादा शार्प स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, तो उस पर जल्दी अटेंशन जाएगा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू में स्टिमुलस है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, उतनी जल्दी हम उसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। अब ऐसा होता है, तुम कहीं जा रहे हो, सबने ही परफ्यूम या डीओ लगाया होता है, लेकिन एक इंसान होता है कोई जिसने पूरी बॉटल लगाई होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उस पर एकदम से हमारा अटेंशन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। मोशन मतलब मूव करने वाले ऑब्जेक्ट, तो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एक जगह पे खड़े होते हैं, उनसे ज़्यादा अटेंशन हमारा उन चीज़ों पे ज़्यादा है जो कि मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन वर्सेस इनएनिमेट। ह्यूमन मतलब नेचुरल ह्यूमन वाले, और इनएनिमेट मतलब जो ऐसे एनिमेटेड चीज़ें होती हैं। तो ह्यूमन फोटोग्राफ्स पे, ह्यूमन वीडियोस पे ज़्यादा अटेंशन जाता है। इसीलिए जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर एल्गोरिदम उन वीडियोज़ को, उन कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसमें ह्यूमन पिक्चर्स होती है, ह्यूमन थंबनेल्स होते हैं, ह्यूमन वीडियोस होती हैं, राइट। क्योंकि लोगों का अटेंशन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स जल्दी ग्रैब करते हैं। रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलस मतलब जिसमें थोड़ा सा रिदम हो, जो थोड़े गाने टाइप के साउंड हो ना, उस पर जल्दी अटेंशन जाता है कंपेयर टू नॉर्मल साउंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिच भी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिदम भी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगेजिंग वाली वाइब्रेशन है, तो इसीलिए वो जल्दी अटेंशन करते हैं। फिर उसके बाद सडन एंड इंटेंस स्टिमुलस, जो अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलसेस होते हैं वो हमारा अटेंशन जल्दी ग्रैब करते हैं, जल्दी कैप्चर करते हैं कंपेयर टू एक्सपेक्टेड स्टिमुलस। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास चल रही होगी स्कूल में, और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस टीचर के बजाय कोई प्रिंसिपल आ जाए या कोई और टीचर आ जाए, तो तुम्हारा अटेंशन एकदम से चला जाएगा उसमें, है ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ गए ये सारी चीज़ें जो स्टिमुलस से रिलेटेड हैं। इंटरनल फैक्टर में आती हैं 2 चीज़ें, मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव स्टाइल। ठीक है, मोटिवेशन मतलब बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड, तुम उस टाइम पे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी नीड्स क्या हैं। अगर भूख लगी हुई है तो हम स्मेल्स को जल्दी नोटिस करते हैं, अगर मुझे प्यास लगी हुई है तो हर वाटर रिलेटेड स्टिमुलस मुझे जल्दी याद आ जाएगा, है ना। अगर कोई स्टूडेंट है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की वो है, डिज़ायर है, तो वो ज़्यादा अच्छा फोकस करेगा क्लास में। तो जो भी हमारी मोटिवेशन होती है, उस मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ों पे हमारा अटेंशन जल्दी जाता है। कॉग्निटिव फैक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और प्रिपरेटरी सेट। इंटरेस्ट मतलब जिन चीज़ों में हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है उन पे हम जल्दी फोकस करते हैं। आप सपोज़ क्लास में बात चल रही है, तुम सारे अपनी एक दूसरे के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बातें कर रहे हो, और एकदम से तुम्हारे एक फ्रेंड ने किसी ऐसी बुक का नाम लिया जो तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हारा बाकी चीज़ों पर इंटरेस्ट अटेंशन जाए ना जाए, उस बुक को सुन के, उस बुक का नाम सुन के एकदम से चला जाएगा, या उस किसी मूवी का नाम सुन के एकदम से चला जाएगा। तो हमारा जिन
चीज़ों पे अटेंशन होता है, इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एटीट्यूड मतलब हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे एटीट्यूड और बिलीव्स के साथ अलाइन करता है। एंड प्रिपरेटरी सेट मतलब रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, तुम कितना ज़्यादा रेडी हो, तुम्हारा माइंड सेट कितना ज़्यादा रेडी है किसी स्टिमुलस को गेन करने के लिए, ठीक है। फिर इतना हो गया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टिमुलस पढ़ लिया हमने, सेंसेशन पढ़ लिया हमने, सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिया हमने, सेंस ऑर्गन्स के बाद हमने अटेंशन पढ़ लिया, अटेंशन की थ्योरीज भी पढ़ ली, लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ लिए। अब आती हैं कुछ थ्योरीज। अब ये तो तुम्हें पता है कि सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टिमुलस में से तुम किस चीज़ पे, एक स्टिमुलस पे फोकस करोगे, है ना। अब ऐसा करते कैसे हम, इतने सारे स्टिमुलस अगर हमारे सामने हैं तो हम किसी एक चीज़ पे कैसे फोकस करेंगे, क्या फैक्टर्स होंगे, क्या प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता है, उसके लिए ना 3 थियरी है। पहली थियरी है तुम्हारी फ़िल्टर थियरी बाय ब्रॉडबैंड, ठीक है। दूसरी थियरी है तुम्हारी फ़िल्टर एटीन्यूएशन थियरी बाय ट्रेसमैन, एंड तीसरी थियरी है तुम्हारी मल्टीमोड थियरी बाय जॉनस्टन एंड हाइंस। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। फ़िल्टर थियरी जो है वो ब्रॉडबैंड ने दी थी 1956 में। ब्रॉडबैंड जो है वो रिसर्चर का नाम है, ठीक है। ब्रॉडबैंड ने क्या बोला कि एक टाइम पे ना बहुत सारे स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन में एंटर करते हैं। अब यहाँ देखो, इससे ज़्यादा समझ आएगा। तुम्हारे माइंड में ना एक बार में बहुत सारे स्टिमुलस एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि हमारे माइंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब अगर 100 स्टिमुलसेस मेरे आसपास हैं तो मैं उन सारे के सारे 100 स्टिमुलस पे एक साथ फोकस नहीं कर सकती, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, मेरा इतना ज़्यादा बैंडविड्थ ही नहीं है, इतना ज़्यादा मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। तो इन 100 में से कुछ स्टिमुलस सेलेक्ट होंगे, और वो कैसे सेलेक्ट होंगे, एक बॉटल जैसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। बॉटल नेक सिचुएशन बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे फ़िल्टरिंग होती है। वहाँ इन 100 में से कुछ 20 स्टिमुलस, 2-3 स्टिमुलस फ़िल्टर आउट होंगे, और वही मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्यों गए हैं, क्योंकि मेमोरी भी जो होती है वो 3 स्टेजेस में काम करती है। कौन सी स्टेज, पहली होती है सेंसरी स्टेज, सेंसरी के बाद होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टेज, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के बाद होती है लॉन्ग टर्म। तो इस स्टेज में जो हमारी स्टिमुलसेस है ना हमारे, वो कहाँ गए हैं, सेंसरी से शॉर्ट टर्म में गए हैं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में गए हैं। लॉन्ग टर्म में अभी नहीं गए, जाएंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसने क्या बोला कि मल्टीपल स्टिमुलस एंटर आर सेंसरी रिसेप्टर एट वन टाइम, ठीक है। अब वो एंटर करने के साथ क्या क्रिएट कर देते हैं, दे क्रिएट अ बॉटलनेक सिचुएशन। दिस इज़ बिकॉज आर कॉग्निटिव सिस्टम के नॉट साइमल्टेनियसली प्रोसेस ऑल इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। अब क्यों होता है ऐसा, बॉटलनेक सिचुएशन क्यों बनती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है, वो एक साथ 100 स्टिमुलस 200 स्टिमुलस को प्रोसेस नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए उसमें से वो इंपॉर्टेंट स्टिमुलस सेलेक्ट करता है और सिर्फ उन पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, तुम कहीं बाहर घूम रहे होते हो, है ना, तो बाहर घूमने में तुम्हें कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं, तुम्हारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ चल रही होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लोग घूम रहे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं हर तरफ से। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टिमुलस एट वन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट स्टिमुलस को फ़िल्टर आउट करते हैं। अगर गाड़ियाँ चल रही है तो तुम ढूंढोगे तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है, अगर लोग दिख रहे हैं इतने सारे तो तुम ढूंढोगे तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे है, तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है। तो हम जब फ़िल्टर आउट करते हैं तो हम उन्हीं स्टिमुलस पे एक बार में फोकस करते हैं। अब इनमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है बॉटल नेक। बॉटल नेक किसको बोलते हैं, हम इस सिचुएशन को बोलते हैं, ये जो फिल्टरिंग यूनिट है ना यहाँ पे, ये जो तुम्हारा बॉटल टाइप की सिचुएशन बनी हुई है जहाँ से स्टिमुलस हमारे माइंड में एंटर कर रहा है, उसको बोलते हैं। द इन्फ्लक्स ऑफ मल्टीपल स्टिमुलस क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर नॉट ऑल स्टिमुलस कैन बी प्रोसेस्ड एट वंस। मतलब ऐसा एक इन्फ्लक्स बन जाता है जहाँ पे सारे स्टिमुलस को एक साथ हम प्रोसेस नहीं कर सकते। अब ऐसा अगर होगा तो सेलेक्टिव फ़िल्टर होगा। सेलेक्टिव फ़िल्टर मतलब सारे स्टिमुलस एक फ़िल्टर से मूव करेंगे जहाँ पे कुछ ही सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ओनली अलाउज अ वन स्टिमुलस टू पास, या ओनली अलाउज अ फ्यू स्टिमुलस टू पास थ्रू इट। उसके बाद स्क्रीन आउट। अब स्क्रीन आउट का मतलब है ये जो बाकी रह गए ना, वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं उनको। सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे जो इससे निकल कर गए हैं, बाकी जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे। रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे करके बहुत सारे स्टिमुलसेस जा रहे हैं, ठीक है। वन सेकेंड, बहुत सारे स्टिमुलसेस जा रहे हैं, हम उन सारे स्टिमुलस को एक साथ नहीं प्रोसेस करेंगे, एक स्टिमुलस को प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 4 सब जा रहे हैं, ठीक है, 5
लेकिन यहाँ से तो 2 ही निकल पाया ना, बॉटल के अंदर से तो 2 ही निकल पाया, तो सिर्फ ये जाएगा हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्क्रीनड आउट और ब्लॉक्ड हो जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। तो ये जो ब्लॉकेज पाथ है वो उसको ब्लॉक कर देगा, तो उसी को हम स्क्रीनिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड सजेस्टेड दैट आवर कैपेसिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड हर सिलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस टेक्स प्लेस अर्ली, ठीक है। ब्रॉडबैंड ने क्या बोला, जो हमारी कैपेसिटी, ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। ब्रॉडबैंड ने बोला कि हमारी कैपेसिटी बहुत छोटी सी है, लिमिटेड है, तो इसीलिए हम इन्फॉर्मेशन को जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में सिलेक्ट कर लेते हैं, और उन्हीं चीज़ों को वी यूटिलाइज अ फिल्टर टू डिटरमाइन विच इन्फॉर्मेशन टू अटेंड टू। कैसे सेलेक्ट करते हैं, थ्रू अ फिल्टर। और वो सारे स्टिमुलसेस जो होते हैं वो किस किस बेस पे सिलेक्ट होंगे, कलर देखोगे, ब्राइट कलर वाले जल्दी सेलेक्ट होंगे, लाउडनेस देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, पिच देखोगे, इन सारे स्टिमुलस फिल्टर्स के थ्रू हम किसी भी स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी कि multiple stimulus enter our sensory buffer at one time, a few of them pass through the filter and only those are processed, rest of them are screened out। सिंपल सी थ्योरी है, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। अब देखो इसमें क्या है, एक डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट भी होता है जो ब्रॉडबैंड फ़िल्टर, मतलब ब्रॉडबैंड फ़िल्टर थ्योरी पे काम करता है। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, रीड कर लेना, सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी थ्योरी क्या है, ये डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम, कि सेंसरी स्टोर से हमारे दोनों स्टिमुलस जा रहे हैं, ए भी गया, बी भी गया, ठीक है। ए जो है वो फ़िल्टर से पास कर गया, ये ए था, ए फ़िल्टर से पास कर गया, बी कहाँ गया, बी अनअटेंडेड, बी को हमने डिलीट कर दिया, बी का चला गया, डिलीट कर दिया। अब हायर से वही पास होगा, ए, तो जो स्टिमुलस हम सेलेक्ट करते हैं वही आगे जाके प्रोसेस होते हैं, ओके। नेक्स्ट थ्योरी जो ट्रेसमैन ने दी थी वो ब्रॉडबैंड की ही थ्योरी को मॉडिफाई करके दी थी। उसने क्या बोला, थ्योरी का नाम रखा अपना फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी। इसने बोला कि जो भी स्टिमुलसेस होते हैं ना जो स्क्रीन आउट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि कुछ जो स्टिमुलसेस होते हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो वो डिलीट नहीं हो जाते, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद उनको हम बाद में प्रोसेस करते हैं अगर उसमें इंफॉर्मेशन या अटेंशन देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल